हेलो स्टूडेंट्स, जीएस लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। इसमें मैं आज पढ़ाऊंगा अवतल अपवर्तक, सतह से अपवर्तन। माना कि S1 P S2 एक अवतल अपवर्तक सतह है, पृष्ठ है, जिसकी बाईं ओर का अपवर्तनांक n1 है तथा दाईं ओर का अपवर्तनांक n2 है और n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 इज ग्रेटर देन n1 मतलब कि दाईं तरफ सघन माध्यम है और बाईं तरफ विरल माध्यम है। दाईं तरफ सघन माध्यम है और बाईं तरफ विरल माध्यम है। ओके, मान लीजिए कि C इसका वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कि इस S1 P S2 जो अवतल अपवर्तक पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र C है और इस से मुख्य अक्ष खींचा गया है और मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखा गया है। बिंदुवत वस्तु O रखा गया है। इस वस्तु से चलने वाली एक किरण A पर आपतित होती है। A पर आपतित होती है। यह है बिंदु A। बिंदु A पर आपतित होती है और CAN इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ S1 P S2 पर अभिलंब है। वक्रता केंद्र से जो खींचा गया है वो क्या है? अभिलंब है। CAN अभिलंब है और OA क्या है? आपतित किरण है। कौन से माध्यम से जा रहा है? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये अभिलंब की ओर झुक गया और कौन सी दिशा में चला गया? AB दिशा में चला गया। AB दिशा में चला गया। एक और किरण O से चलती है और OP पृष्ठ पर जो है लंबवत आपतित होती है और PQ दिशा में चली जाती है। इन दोनों किरणों को AB और PQ को वापस पीछे की ओर बढ़ाने पर इसको भी पीछे की ओर बढ़ाने पर I पर मिलता है। I पर मिलता है और मैंने क्या किया कि इस जो ये बिंदु है ये वहां से एक लंब डाल देता हूं। इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया। AM एक लंब डाल दिया गया है। तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों कि OAC, देखिए OA क्या है? आपतित किरण और CAN क्या है? अभिलंब। तो OAC क्या हो जाएगा? OAC आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग लिखेंगे I से। आपतन कोण हो गया ये। और NAB ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, जिसको हम R से लिख सकते हैं।
इसे हम आर से लिख सकते हैं। अब जब एन ये भी आर है तो बताइए ये क्या होगा, ये भी आर होगा, होगा ना। जैसे देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से है, ये है एन और ये है ए और ये है बी, जब ये आर है तो ये भी आर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये आर हो गया। ओके, इसको मैं मान लेता हूं, इस कोण को, कौन सा कोण, AOC को मान लेता हूं अल्फा, और AIC को मान लेता हूं बीटा, और ACP को मान लेता हूं गामा, इसको मान लिया गामा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको डिराइव करेंगे, इसका अपवर्तन का सूत्र डिराइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं आपतन कोण, यहां लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है बच्चों, यहां पे आपतन कोण कौन सा है, देखिए तो ये हो गया OA आपतित किरण और CAN हो गया अभिलंब, तो आपतन कोण कौन सा हो रहा है, OAC, कोण OAC बराबर I, आपतन कोण को हमने I से लिख दिया है। और अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण देखिए ये हो गया अपवर्तित किरण AB हो गया अपवर्तित किरण, और CAN हो गया अभिलंब, तो ये हो गया यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण हो गया अपवर्तन कोण। तो हम इसको लिखेंगे कोण NAB इक्वल टू R, या N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक में जा रहा है प्रकाश की किरण बिंदुवत वस्तु O से, इसलिए क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे 1N2 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R, साइन R, स्नेल के नियम से। देखिए और क्या लिखेंगे बच्चों इसके बाद, चूंकि अवतल अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है, इसलिए साइन I इक्वल टू I और साइन R इक्वल टू R, क्योंकि जब द्वारक छोटा होगा तो A जो है वो P के बहुत ही करीब होगा, A, उस स्थिति में जब I और R को रेडियन में मापा जाएगा तो साइन I इक्वल टू I, साइन I का मान बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम साइन I को I ले सकते हैं, साइन R को R मान सकते हैं। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, देयरफॉर समीकरण 1 से N2 अपॉन N1 इक्वल टू I अपॉन R, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, N1I इक्वल टू N2 R, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। अब मेरा लक्ष्य क्या होगा, इस चित्र से I तथा R का मान निकालना है और समीकरण 2 में रख देना है। देखिए तो लिखेंगे I का मान निकालना है, देखिए I कहां है, I आपतन कोण है, I यहां है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAC से, देखिए त्रिभुज OAC से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAC से गामा इक्वल टू अल्फा प्लस I, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस I, क्यों हुआ ऐसा, बहिष्कोण आप लोग पढ़े हैं, जब मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है इस तरह का, इस तरह का त्रिभुज है, इस तरह का, यहां पे है A, यहां पर है O और यहां है C,
और इधर है P, ये है I और ये है अल्फा और यहाँ है गामा। तो देखिए बहिष्कोण आप लोग पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होते हैं दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, इसलिए मैंने लिखा है गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। और फिर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AIC से, त्रिभुज AIC से, देखिए आप लोग त्रिभुज कहां है, AIC कहां है, AIC से लिख सकता हूं गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। देखिए यहां पे A है, मान लीजिए यहां पे I है और यहां पर C है, तो यहां पे क्या है, I में ये कौन सा है, बीटा है और यहां पर क्या है, R है। देखिए AIC, यहां R हो गया, यहां बीटा हो गया और यहां गामा हो गया। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। ओके, देयरफॉर यहां पे देखिए मैं I का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे I का वैल्यू निकालना और समीकरण 2 में रखना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। देखिए इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। और यहां से R इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, निकलेगा गामा माइनस बीटा। देखिए प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया। अब I और R का मान निकल गया, अब हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। तो लिखेंगे I तथा R का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में I और R का मान रख देते हैं। तो यहां देखिएगा N1I, तो पहले मैं लिख देता हूं N1 और I के जगह मैं लिख देता हूं गामा माइनस अल्फा। देखिएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू N2R है ना, तो पहले लिख देता हूं N2 फिर R लिखूंगा, तो R के जगह मैं क्या लिख दूंगा, गामा माइनस बीटा। देखिए गामा माइनस बीटा। ओके, अब क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, N2 गामा माइनस N2 बीटा। उसके बाद देखिए N2 बीटा इधर माइनस में है, मैं N2 बीटा और N1 अल्फा को एक तरफ ले आता हूं। देखिए इधर माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में। यहां लिख देता हूं और N2 बीटा जो कि उधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो गया, और इधर क्या है माइनस N1 अल्फा इक्वल टू, इधर पहले क्या है N2 गामा है, मैं लिख देता हूं। देखिए N2 गामा और इधर N1 गामा है जो कि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो गया N1 गामा। नेक्स्ट लाइन में देखिए N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू गामा, यहां भी है यहां भी है, गामा कॉमन ले लेता हूं तो लिखूंगा N2 माइनस N1 और गामा बाहर लिख दिया। इसको मैं लिख लेता हूं, मान लेता हूं समीकरण 3। अब क्या करना है बच्चों, अब अल्फा बीटा और गामा का मान इस चित्र से निकालना है और समीकरण 3 में रखना है। देखिए चित्र से अल्फा इक्वल टू, यहां है देखिए अल्फा, और ये क्या है इसके सामने, ये लंब है AM, तो अल्फा हम यहां लिखेंगे, चूंकि दर्पण अवतल अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक छोटा है, चूंकि द्वारक छोटा है इसलिए अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा AM बाई MO, AM बाई MO हो गया। और देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा कहाँ है, कौन से त्रिभुज में देखेंगे, AIM में, देखिए त्रिभुज AIM में बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM बाई MI, बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू AM बाई MI, और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए गामा कहाँ है, त्रिभुज ACM में, गामा इक्वल टू हो जाएगा tan गामा इक्वल टू AM बाई MC, गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू AM बाई MC। अब है नेक्स्ट, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा यहां क्या है, n2 बीटा, तो पहले मैं लिख देता हूं n2 बीटा, बीटा की जगह क्या लिखूंगा, बीटा की जगह लिख रहा हूं AM बाई MI, AM बाई MI माइनस n1 अल्फा, माइनस n1 अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, AM बाई MO, AM बाई MO इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, उसके बाद है गामा, तो गामा की जगह लिखूंगा AM बाई MC, AM बाई MC। देखिए बच्चों यहां भी AM है, यहां भी AM है और यहां भी AM है, यदि मैं यहां से AM कॉमन ले लूं, यदि मैं यहां से AM कॉमन ले लूं तो क्या होगा, AM कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में है इसलिए ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर n2 बाई MI, n2 बाई MI, क्योंकि AM कैंसिल हो गया इसलिए हो गया n2 बाई MI माइनस n1 बाई MO इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई MC। अब फिर से लिखना पड़ेगा, चूंकि द्वारक छोटा होने के कारण m जो है वो P के बहुत ही करीब होगा, यदि इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो ये जो m है, m जो ये बिंदु है यहां पर, ये m P के बहुत ही करीब होगा। देखिए चूंकि द्वारक छोटा है इसलिए m P के बहुत ही निकट है, इसलिए क्या होगा, जहां पे m है हम वहां पे P लिख सकते हैं, यहां भी P लिख देंगे, यहां भी P लिख देंगे, मतलब कि MI, देख रहे हो MI, उसको मैं लिख सकता हूं PI, MC उसको लिख सकता हूं PC, MO उसको लिख सकता हूं PO, क्योंकि m जो है वो P के बहुत ही निकट है। तो देखिए देयरफॉर n2 अपॉन PI, देखिए जहां m था वहां मैंने PI लिख दिया, माइनस n1 अपॉन PO इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन PC। ओके स्टूडेंट, उसके बाद चिन्ह परिपाटी से ये PI PO और PC क्या है आइए जानते हैं। देखिए सारी दूरियां कहां से मापे जाते हैं, ध्रुव से, तो PC क्या है, PC जो है R है, माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, बायां साइड में है, बायां साइड में जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, माइनस में होता है, बायां साइड में मापी गई सारी दूरियां क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए यहां पर जो है PC माइनस में हो जाएगा। और PI देखिए, PI ये वाला दूरी भी ये क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हो गया V, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया PO, वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा,
उसको u से लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में है इसलिए क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो देखिए जहां पर पी आई है, देख रहे हैं यहां पी आई क्या है, v, तो उसके जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस v, n2 अपॉन माइनस v इक्वल माइनस n1 अपॉन po, po is what, po, that means minus u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन pc, pc कितना है, pc देखो है माइनस r, उसके जगह पे मैं लिख देता हूं माइनस r। अब बस एक लाइन और बच्चों, उसके बाद देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा n2 बाई v, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, n1 बाई u इक्वल टू, ये देखिए इधर माइनस में, इधर आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 बाई r। यही अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। Okay students, if you like my video, please like and subscribe. Thank you.